हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ zoology। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी के बारे में कि कोई भी टॉक्सिकेंट बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिसिटी कैसे क्रिएट करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसकी बॉडी के अंदर जो एंट्री है ये किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। टॉक्सिकेंट के बेसिक रूट कौन से है बॉडी के अंदर इंटर होने के, और बॉडी में जाके किस तरीके से सेल को डैमेज करता है और सेल किस तरीके से जो है वो इस डैमेज को फिर रिस्पॉन्स करता है। So, इसमें रिपेयर और डिसरिपेयर की बात की जाएगी। जो टॉक्सिकेंट की एब्जॉर्प्शन है सेल के अंदर उसकी बात की जाएगी। ओवरऑल बॉडी के अंदर इसकी जो एब्जॉर्प्शन है उसकी बात की जाएगी और टॉक्सिकेंट की एलिमिनेशन जो है उसकी बात की जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी। जो टॉक्सिसिटी का मैकेनिज्म है इसको अंडरस्टैंड करने की इम्पोर्टेंस क्या है। सो फर्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि एस्टिमेशन ऑफ द पॉसिबल हार्मफुल इफेक्ट बाय द केमिकल। अगर हमें किसी भी टॉक्सिकेंट की जो हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में इससे हमें नॉलेज हो जाएगा, उसके बारे में हमें आइडिया हो जाएगा कि जो केमिकल बॉडी के अंदर जा रहा है वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है और वो बॉडी को कैसे वो केमिकल या टॉक्सिकेंट वो बॉडी को डैमेज कर सकता है। सेकंड, establishment of procedure that prevent or antagonize the toxic factor। जब हम ये स्टडी कर लेंगे कि वो केमिकल या टॉक्सिकेंट किस तरीके से बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, उसका मैकेनिज्म देख लेंगे, तो फिर हमें उन प्रोसीजर को स्टैब्लिश करना होगा जिससे उस टॉक्सिक जो इफेक्ट है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बॉडी को बचा सकते हैं या उसके इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं, उसको एंटागोनाइज कर सकते हैं ताकि टॉक्सिसिटी को बॉडी के अंदर रोका जा सके। पॉइंट नंबर 3, डिजाइनिंग ड्रग्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल दोज आर लेस hazards। और इसी तरीके से हमें फिर इंडस्ट्री के अंदर वो वाले ड्रग्स बनाने की ज़रूरत होगी जो लेस हार्मफुल हो, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिनिमम टॉक्सिसिटी क्रिएट करे और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो लेस हार्मफुल हो। सो मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी के अंदर चार बेसिक स्टेप जो है हम पढ़ेंगे, चार इसके मुख्तलिफ स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, इसमें हम पढ़ेंगे डिलीवरी फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सपोजर टू द टारगेट। एक जो टॉक्सिकेंट है ये किस तरीके से डिलीवर होगा अपनी एक स्पेसिफिक साइट तक जहाँ पे जाके इसने अपना इम्पैक्ट शो करना है, जहाँ पे इसने अपनी टॉक्सिसिटी क्रिएट करनी है, और वो स्पेसिफिक साइट सेल, टिश्यू या कोई मालिक्यूल हो सकता है विद इन द बॉडी। स्टेप नंबर 2 में हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ द अल्टीमेट टॉक्सिकेंट विद द टारगेट मालिक्यूल। जो टॉक्सिकेंट बॉडी के अंदर इंटर हुआ है वो बॉडी के अंदर जाके टारगेट मालिक्यूल के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा। स्टेप नंबर 3 में हम बात करेंगे सेलुलर डिसफंक्शन के बारे में एंड रिजल्टेंट टॉक्सिसिटी के बारे में कि जो टॉक्सिकेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर हुआ है उससे सेलुलर डिसफंक्शन कैसे हुई है, सेल का जो फंक्शन है वो किस तरीके से मॉल फंक्शन हुआ है और सेल को किस तरीके से उसने डिस्ट्रॉय किया है। स्टेप नंबर 4 में हम डिस्क्राइब करेंगे रिपेयर और डिसरिपेयर। इसमें हम देखेंगे कि सेल किस तरीके से टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, इसके जो मालिक्यूल या जो पार्ट डैमेज होगा सेल उसको कैसे रिपेयर करता है, अगर वो डैमेज ज़्यादा है उसको रिपेयर नहीं कर सकता है तो उसके अंदर डिसरिपेयर का मैकेनिज्म फिर क्या होगा। तो इन चार स्टेप को हम डिटेल से देखेंगे। सो फर्स्ट स्टेप, डिलीवरी फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सपोजर टू द टारगेट। पहले हम ये बात करेंगे कि जो टॉक्सिक एंट है इसकी डिलीवरी कैसे होती है, ये जो बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू है, सेल है या मालिक्यूल है, इस तरह की किस तरीके से ये पहुंचता है, इसकी डिलीवरी कैसे बॉडी के अंदर जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो सबसे पहले हमें डिलीवरी के बारे में पता होना चाहिए कि डिलीवरी क्या होती है। सिंपली, डिलीवरी इज द मूवमेंट ऑफ द टॉक्सिकेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सपोजर टू द साइट ऑफ इट्स एक्शन। मालिक्यूल की मूवमेंट कहाँ से, साइट ऑफ एक्सपोजर से लेकर जहाँ पे वो बॉडी को एक्सपोज हुआ है। साइट ऑफ एक्सपोजर वो स्किन के थ्रू भी एक्सपोज हो सकता है बॉडी को, वो जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जरिए भी बॉडी को एक्सपोज हो सकता है, या वो इनहेलेशन के ज़रिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके ज़रिए भी बॉडी को एक्सपोज हो सकता है। इन पाथ के ज़रिए जब ये टॉक्सिकेंट बॉडी के अंदर इंटर होगा तो वो स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन का सिंपल ये मतलब है कि उसने जहाँ पे जाकर अटैक करना है वो साइड तक वो किस तरीके से पहुंचेगा, उसकी मूवमेंट जो है वो स्पेसिफिक टारगेट तक कैसे होगी। इंटेंसिटी ऑफ अ टॉक्सिक इफेक्ट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन एंड परसिस्टेंस। जो टॉक्सिकेंट बॉडी के अंदर अब डिलीवर हो रहा है
वो कितना ज़्यादा बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन, टॉक्सिकेंट की कितनी मकदार है, वो बॉडी को कितनी इंटेंसिटी के अंदर या कितनी ज़्यादा उसकी अमाउंट के अंदर जो है वो बॉडी को डिलीवर हो रहा है, उसकी मकदार कितनी है। परसिस्टेंस, वो बॉडी में कितनी हद तक मेंटेन खुद को रख सकता है, बॉडी से कब तक वो एलिमिनेट होगा या बॉडी में कितनी देर तक वो रहेगा। ये दो फैक्टर डिफाइन करेंगे कि जो डिलीवर्ड टॉक्सिकेंट है वो बॉडी में कितना जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन जी अल्टीमेट टॉक्सिकेंट क्या होता है? अल्टीमेट टॉक्सिकेंट इज द केमिकल दैट रिएक्ट विद द एंडोजीनियस टारगेट मॉलिक्यूल। अल्टीमेट टॉक्सिकेंट वो टॉक्सिकेंट है जो बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है और जाके एंडोजीनियस टारगेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। एंडोजीनियस टारगेट कोई रिसेप्टर हो सकता है किसी सेल का, कोई एंजाइम हो सकता है, डीएनए हो सकता है, सेल के अंदर कोई प्रोटीन हो सकती है या लिपिड हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एंडोजीनियस टारगेट है एक टॉक्सिकेंट के लिए। और क्रिटिकली अल्टर द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, या फिर ये जो टॉक्सिकेंट है ये जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है ये इसको चेंज कर सकता है, ये पीएच को चेंज कर सकता है, ठीक है, ये एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, ये साल्ट की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है ये इसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है ये इसको डिस्टर्ब कर सकता है। और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अल्टरेशन, या सेल को क्या करेगा, स्ट्रक्चरली अल्टर चेंज कर देगा या उसको फंक्शनली जो है उसका फंक्शन चेंज कर देगा, जिसके नतीजे में उसके अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी। फैक्टर अफेक्टिंग द डिलीवरी, जो टॉक्सिकेंट बॉडी के अंदर डिलीवर हो रहा है उनको कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन, बॉडी में कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है बॉडी के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द टारगेट मालिक्यूल, वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टारगेट मालिक्यूल तक। रीअब्जॉर्प्शन, जब वो बॉडी से बाहर निकल रहा था तो दोबारा उसको बॉडी में कितना रीअब्जॉर्ब किया गया, उसकी रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में कितनी हो रही है, स्पेशली किडनी से वो रीअब्जॉर्ब होकर कैसे दोबारा बॉडी के अंदर बार बार इंटर हो रहा है और वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पा रहा। टॉक्सिकेशन, वो किस तरीके से अपनी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। प्री सिस्टमेटिक एलिमिनेशन, या अपना इफेक्ट दिखाने से पहले ही वो बॉडी से कैसे एलिमिनेट हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन अवे फ्रॉम द टारगेट मालिक्यूल, जहाँ पे उसका टारगेट मालिक्यूल है वहाँ से वो दूसरी साइड के ऊपर कैसे मुंतकिल हो सकता है या बॉडी से वो किस तरीके से निकल सकता है। एक्सक्रीशन, सिंपली उसको किडनी के ज़रिए या यूरिन के ज़रिए किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। डिटॉक्सिकेशन, और उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर हैं जो डिलीवरी को इफ़ेक्ट करते हैं। सो ये एक स्कीम डायग्राम है हमारे पास कि एक्सपोजर साइट तीन तरह की हो सकती हैं। टॉक्सिक एंड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या तो स्किन के ज़रिए इंटर होता है, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ज़रिए इंटर होता है। इनहेलेशन, जब ऑर्गेनिज्म इनहेल करता है तो इन्वायरमेंट के अंदर जो गैसेज हैं इनके ज़रिए इनहेल हो सकता है, बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ कर सकता है लंग्स के ज़रिए बॉडी के अंदर। इंजेक्शन, और सिंपली इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की मदद से बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले वो डिलीवर होगा और डिलीवर होकर अल्टीमेटली वो अपने टारगेट मालिक्यूल तक जाएगा जहाँ पे वो प्रोटीन, लिपिड, माइक्रोफ्लामिड, डीएनए, रिसेप्टर या किसी और चीज़ को जाके वो अफेक्ट कर सकता है। दो तरह के फैक्टर जो है उसको डिटरमाइन करते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द टारगेट मालिक्यूल, रीअब्जॉर्प्शन और टॉक्सिकेशन। दूसरे प्री सिस्टमेटिक एलिमिनेशन, कि वो अपने इफेक्ट दिखाने से पहले ही अगर बॉडी से रेडिकेट हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन अवे फ्रॉम द टारगेट मालिक्यूल से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी साइड के ऊपर कैसे हो सकती है। एक्सक्रीशन, बॉडी से कैसे वो रिमूव होगा। डिटॉक्सिकेशन, उसके इफेक्ट को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। सो एब्जॉर्प्शन वर्सेस प्री सिस्टमेटिक एलिमिनेशन। अब हम पढ़ेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन जो टॉक्सिकेंट बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है और प्री सिस्टमेटिक एलिमिनेशन में बेसिक फ़र्क क्या है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन क्या होती है। एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ केमिकल फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सपोजर इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। किसी भी टॉक्सिकेंट का स्किन, लंग्स या इंटेस्टाइन के ज़रिए जो बॉडी की सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन तक जो इंटर होने का अमल है इसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू, अब कितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर वो मुख्तलिफ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कंसनट्रेशन ऑफ द केमिकल की जो है वो कंसनट्रेशन कितनी है, उसकी मकदार कितनी है। डिल्यूशन ऑफ द केमिकल, वो कितना ज़्यादा जो है वो डिल्यूट हो सकता है, वो कितना ज़्यादा सॉल्युबल हो सकता है। द एरिया ऑफ द एक्सपोज्ड साइट, वो किस एरिया के ऊपर एक्सपोज हुआ है, मसल्स के अंदर हुआ है, डायरेक्ट लंग्स के अंदर हुआ है या स्किन के ज़रिए हो रहा है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपिथेलियल लेयर,
और जिस एरिया के ज़रिए या जिस साइड से वो बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। मिसाल के तौर पर अगर वो स्किन के ज़रिए इंटर हो रहा है तो जो स्किन की लेयर है स्ट्रेटम कॉर्निया उसकी थिकनेस कितनी है, वो थिन है या थिक है, वो वहाँ से कितना बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। उसके बाद द इंटेंसिटी ऑफ द सब एपिथेलियल माइक्रो सर्कुलेशन, जो सब एपिथेलियम की जो नीचे वाली लेयर है उसके अंदर कितनी ज़्यादा जो है वो सर्कुलेशन आ रही है, कितना ज़्यादा उसके अंदर जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड आ रहा है और वहाँ से उसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है ब्लड के अंदर डिफ्यूज होने की। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द टॉक्सिकेंट की जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्पेशली लिपिड सॉल्युबिलिटी इसमें की फैक्टर होगा। हमें पता है कि वो वाले टॉक्सिकेंट जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो ईजिली जो है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने की एबिलिटी रखते हैं और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। और इसके बरक्स जो लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं उनका बॉडी के अंदर इंटर होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। कहता है इन जनरल लिपिड सॉल्युबल केमिकल आर एब्जॉर्ब्ड मोर रेडली, जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा जल्दी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं देन आर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के बरअक्स जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है इनका जो एब्जॉर्प्शन रेट है ये बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है। प्री सिस्टमैटिक एलिमिनेशन, प्री सिस्टमैटिक एलिमिनेशन क्या होता है, कहता है मीन्स रिमूवल ऑफ द टॉक्सिकेंट ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफर फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सपोजर टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एक टॉक्सिकेंट का जब अभी वो ड्रिवर हो रहा है अपने एक्सपोजर साइट से लेके सर्कुलेशन तक, उससे पहले ही अगर वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसको प्री सिस्टमैटिक एलिमिनेशन कहा जाता है। कहता है फर्स्ट पास थ्रू द जीआईटी म्यूकोसा सेल एंड लीवर, यहाँ तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जरिए बॉडी में इंटर होगा, वहाँ से ये इंटर होके ये सर्कुलेशन में जाएगा और फिर ये लीवर में जाएगा। तो जीआईटी जो म्यूकोजल इनर जीआईटी जो लेयर है इसके सेल किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं इसको एलिमिनेट होने में, और लीवर कैसे पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा एंड द लीवर में एलिमिनेट अ सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द टॉक्सिकन ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू दीज टिश्यूज। जब इन टिश्यूज में से ये टॉक्सिकन गुजरता है तो ये इसको किस तरीके से मूव करते हैं, डिक्रीजिंग इट्स सिस्टमैटिक अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल से इसको एलैबोरेट किया जाएगा इथानॉल ऑक्सीडेशन, जिसको अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम करता है इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। गैस्ट्रिक म्यूकोजा क्या करते हैं कि इथानॉल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं स्टमक के अंदर ही। मॉर्फिन ग्लूकोरोनिनेशन इन इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, जो मॉर्फिन होती है इसकी ग्लूकोरोनिनेशन की जाती है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर। आगे जाके दोनों हम स्टेप मजीद डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और ग्लूकोरोनिनेशन बेसिकली क्या होता है, और ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप है जिसमें एक टॉक्सिकेंट को एक स्पेसिफिक जो मेटाबोलाइट है इसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जो ज़्यादा टॉक्सिकेंट भी हो सकता है और ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, या फिर वो लेस हार्मफुल भी हो सकता है जिसको बॉडी से इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। एंड द लीवर, मैंगनीज इज टेकन अप फ्रॉम द पोर्टल ब्लड इनटू द लीवर एंड एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल। अब लीवर क्या करेगा, जैसे मैंगनीज है अगर ये नॉर्मल मकदार के अंदर बॉडी के अंदर आ गया तो लीवर इसको सिंपली पिक करेगा और उसको बाइल के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा। उसका कोई भी बॉडी के ऊपर या सेल के ऊपर कोई इफेक्ट होने से पहले ही उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देगा, तो ये प्री सिस्टमैटिक एलिमिनेशन आ जाएगा। इथानॉल को ऑक्सीडाइज करके उसका इफेक्ट दिखाने से पहले ही बॉडी से जो है वो डिग्रेड कर दिया जाएगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से। मॉर्फिन इसकी ग्लूकोरोनिडेशन करके इसको इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एलिमिनेट कर देगा। तो इसका एक स्पेसिफिक टारगेट से पहले पहुंचने से पहले ही बॉडी से डिग्रेड कर देना, निकाल देना जो है प्री सिस्टमैटिक एलिमिनेशन कहलाता है। कहता है सच प्रोसेसेस में प्रिवेंट अ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ द केमिकल्स फ्रॉम रीचिंग द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये कहता है कुछ फैक्टर हैं जो केमिकल की कंसंट्रेशन को मिनिमाइज करते हैं कि वो कम से कम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या ब्लड तक पहुंचे। डिस्ट्रीब्यूशन टू एंड अवे फ्रॉम द टारगेट, जो टॉक्सिकेंट बॉडी के अंदर गया है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल की तरफ या टारगेट मॉलिक्यूल से दूर। ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फेज टॉक्सिकेंट इंटर द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, पहले ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जाता है, मे पेनिट्रेट इन द सेल और वहां से ये सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड मूव रेडिली इनटू द सेल बाय डिफ्यूजन, क्योंकि हम ये पहले बात कर चुके हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं ये इजीली सेल के अंदर मूव करने की एबिलिटी रखते हैं, तो ये डिफ्यूजन के जरिए आसानी के साथ सेल के अंदर इंटर हो जाएंगे। हाईली आयोनाइज्ड एंड हाइड्रोफिलिक xenobiotics आर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस।
दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो हाइड्रोफिलिक जीनोबायोटिक होते हैं, ये ज़्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर रहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में रहते हैं और सेल के अंदर इनकी इंटरेस्ट जो है वो कम होती है वाटर सॉल्युबल होने की वजह से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस नहीं कर सकते। दे आर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस अनलेस स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन कैरियर सिस्टम आर अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट देम। तब तक ये सेल के बाहर प्रेजेंट रहेंगे जब तक कोई खास ट्रांसपोर्ट चैनल इनको पकड़ के सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में ट्रांसफर ना कर दे। So during distribution, toxicant reach their site or site of action, usually a macromolecule on either the surface of the interior of the particular type of the cell। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी इस टॉक्सिकेंट की स्पेसिफिक सेल की साइड तक जहां पे इसने जाके अपना इम्पैक्ट शो करना है। मैक्रोमोलीक्यूल किसी मैक्रोमोलीक्यूल के ऊपर या किसी सेल के इंटीरियर पार्टिकुलर पार्ट के ऊपर ये जाके इफेक्ट करेगा। केमिकल आल्सो में डिस्ट्रीब्यूट टू द साइट और साइट ऑफ द टॉक्सिकेशन, यूजुअली इंट्रासेलुलर एंजाइम वेयर द अल्टीमेट टॉक्सिकेंट इज फार्म्ड। जब ये सेल के अंदर जाएगा तो वहाँ पे एंजाइम इसको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे जो अल्टीमेट इसका टॉक्सिकेंट है ये जनरेट होगा जो मेन टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो ये तब पॉसिबल होगा जब ये अपनी स्पेसिफिक साइट तक पहुँच जाएगा। मैकेनिज्म फैसिलिटेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू अ टारगेट, वो कौन कौन से मैकेनिज्म है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आसान हो जाती है किसी भी टॉक्सिकेंट के अपने टारगेट मालिक्यूल तक पहुंचने के लिए। द पोरोसाइटी ऑफ अ कैपिलरी एंडोथीलियम, फर्स्ट फैक्टर है कि जो कैपिलरी है इसकी जो एंडोथीलियल इनर लेयर है सेल्स की उसके अंदर कितने पोर डेवलप हैं। अगर वो ज़्यादा पोरस है तो टॉक्सिकेंट इजीली उसमें से पास आउट हो सकते हैं। कहता है लार्ज साइज ऑफ द फिनेस्ट्रा अलो मोर पैसेज। फिनेस्ट्रा स्टूडेंट्स बेसिकली जो कैपिलरी के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं उनको फिनेस्ट्रा कहा जाता है। तो कैपिलरी के अंदर जितने ज़्यादा फिनेस्ट्रा जितने ज़्यादा पोर डेवलप होंगे उसके अंदर तो वहाँ से टॉक्सिकेंट इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, खास मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर होते हैं वो इन टॉक्सिकेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आयन चैनल्स। जैसे कि कुछ सेल जो होते हैं इनके अंदर हाई वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है वो मौजूद होते हैं। ये कुछ कटायंस को जो है जैसे लेड और बेरियम को ये एक्साइटेबल सेल्स के अंदर इंटर करवाने में हेल्प आउट करते हैं और वहाँ पे जाके ये अपनी टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। अकोमुलेशन इन द सेल ऑर्गेनेली, अब ये जो टॉक्सिकेंट सेल के अंदर इंटर हुआ है इसकी अकोमुलेशन भी हो सकती है, ये किसी ऑर्गेनेली के अंदर जो है वो वहाँ पे अकोमुलेट जमा हो सकता है। लिपोफिलिक जीनोबायोटिक्स विद अमाइन ग्रुप अकोमुलेट इन लाइसोसोम, कहता है स्पेशली जो लिपोफिलिक जीनोबायोटिक होते हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं ये लाइसोसोम के अंदर जाकर जमा होना शुरू हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जमा हो सकते हैं और वहाँ पे इसको डैमेज कर सकते हैं और अपने एडवर्स इफेक्ट शो कर सकते हैं। यहाँ पे एक ड्रग की एग्जांपल दी हुई है, एंटीरिथमिक अमाइड्रोइन इज इंट्रैप्ड इनटू द हेपेटिक लाइसोसोम। अब जो एंटीरिथमेटिक अमायोड्रेन है ये बेसिकली जो हिपैटिक लाइसोसोम होते हैं इनके अंदर जाके इंट्रैप हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंट्रैप हो जाता है और वहाँ पे जहाँ पे फास्फोलिपिडोसिस जो है वो क्रिएट करता है जहाँ पे फास्फोलिपिड की इजाफी मकदार जो है वो इनके अंदर जमा हो जाती है और इनके फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है। एंड माइक्रोवेजिकुलर स्टेसिस, और जो स्मॉल इसके अंदर वेजिकल्स होती हैं इनके अंदर भी ये जमा हो सकता है और उनके अंदर भी लिपिड का कंटेंट इन्हांस कर सकता है। रिवर्सिबल इंट्रासेलुलर बाइंडिंग, बाइंडिंग टू द इंट्रासेलुलर पिगमेंट, ये किसी भी अंदर जो इसके मालिक्यूल हैं स्पेशली जो पिगमेंट वगैरह इसके साथ भी ये बाइंड हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल इलेबोरेट की गई है मिलानन की। मिलानन हमें पता है कि पिगमेंट होता है मेमेलियन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो स्किन को एक स्पेसिफिक कलर देते हैं, आइज के अंदर कलर को शो करते हैं। पिगमेंट मेलानिन इज अ मैकेनिज्म बाय विच सम केमिकल अकामुलेट इन मेलानिन कंटेनिंग सेल, जो मेलानिन कंटेनिंग सेल होते हैं इनके अंदर ये अकामुलेट हो जाते हैं। द रिलीज ऑफ मेलानिन बॉन्ड टॉक्सिकेंट इज थॉट टू कंट्रीब्यूट टू द रेटिनल टॉक्सिसिटी। अब ये जो मेलानिन बॉन्ड टॉक्सिकेंट होंगे जो मेलानिन के साथ अटैच होते हैं ये रेटिनल टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। आंखों के अंदर जाके जो रेटिनल लेयर होती है जहाँ पे रॉड और कॉन्स प्रेजेंट होती है वहाँ पे जाके अपना इफेक्ट शो करेंगे। सिंपल सी इसकी एग्जांपल है क्लोरोक्विनिन, ये इफेक्ट शो करता है जो मेलानिन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर ये प्लाज्मा प्रोटीन मैकेनिज्म अपोजिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू अ टारगेट, तो मॉलिक्यूल ज्यादातर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं तो कंजुगेट फॉर्म में इनको एक जगह से दूसरी जगह टारगेट मॉलिक्यूल है
उस तक जब Xenobiotic टॉक्सिक such as एंड जाना है DDT तो उसको cannot वो leave कैसे पोज capillary. करेगा, Capillary उसको को कैसे जो रोकेगा, है उसके वो अंदर लीव कौन नहीं सी कर एबिलिटी सकते by पैदा हो जाए। diffusion के जरिए, क्योंकि बाइंडिंग टू प्लाज्मा because they are मेम्ब्रेन, bound to मोस्टली plasma नॉट lipoprotein, प्लाज्मा मेम्ब्रेन not बट plasma प्लाज्मा protein प्रोटीन के फॉर्म में प्लाज्मा बाइंड होती प्रोटीन हैं। हमें पता है कि कंजुगेटेड बॉडी के मॉलिक्यूल अंदर जो बना हुआ प्लाज्मा लिपिड होता है और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जिसको लिपोप्रोटीन कहा जाता है। स्पेशलाइज्ड बैरियर, बॉडी के कुछ ऑर्गन और कुछ पार्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड बैरियर होते हैं जो टॉक्सिकेंट को इन तक जाने से रोकते हैं। जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि जो कैपिलरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, इनके टाइट जंक्शन होते हैं, सेल टाइटली पैक होते हैं, जहाँ से इन मालिक्यूल की डिफ्यूजन जो है वो बहुत मुश्किल होती है। तो ये टॉक्सिकेंट का ब्रेन के सेल्स तक जाना डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर बात की जाए तो टेस्टिकुलर बैरियर मौजूद होते हैं टेस्टिस के अंदर, जो मुख्तलिफ किस्म के जो टॉक्सिकेंट होते हैं इनको टेस्टिस तक जाने से जो है वो प्रिवेंट करते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड बैरियर होंगे हमारे पास। अकामुलेशन इन स्टोरेज एज इन एडिपोज टिश्यूज, कुछ जो लिपिड सोल्युबल टॉक्सिकेंट होते हैं ये एडिपोज टिश्यू के अंदर भी जमा हो जाते हैं। जैसे कि सम केमिकल्स अकामुलेट इन टिश्यूज स्टोरेज साइट वेयर दे डू नॉट एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट। जब ये किसी भी स्टोरेज साइट के ऊपर जाके जमा हो जाते हैं, स्पेशली अगर एडिपोज टिश्यू में, तो वहाँ पर जब जब तक ये वहाँ पे डिपॉजिट रहते हैं ये कोई खास अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये वहाँ पे डिपॉजिट रहते हैं लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस वजह से ये बॉडी से बाहर नहीं कर निकलते स्पेसिफिक स्टोरेज साइट से, और इस वजह से इनको अपनी टॉक्सिसिटी क्रिएट करने का मौका नहीं मिलता। हाईली लिपोफिलिक सब्सटेंसेस सच एज क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, इंसेक्टिसाइड, कंसनट्रेट इन एडिपोसाइड। एडिपोसाइड जो एडिपोज टिश्यू के सेल होते हैं इनको एडिपोसाइड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है क्लोरीनेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूटिलाइज होते हैं, ये जाके एडिपोसाइड्स के अंदर अकामुलेट हो जाते हैं। लेड इज डिपॉजिट इन बोन बाय सब्सटीट्यूटिंग फॉर कैल्शियम इन हाइड्रोक्सी पेटाइड। अब क्या किया जाता है कि कुछ जो लेड वगैरह जो कि हैवी मेटल है ये भी बोन के अंदर अकामुलेट हो जाते हैं, ये सब्सटीट्यूट रिप्लेस करते हैं, ये बोन से कैल्शियम को निकाल देते हैं और खुद वहाँ पे अकामुलेट हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बोन के अंदर लेड जो है वो स्टोर रह सकता है वहाँ पे। Association with intracellular binding protein. Binding to non-target intracellular site reduce the concentration of the toxicant to the target site. अगर ये टॉक्सिकेंट जो है वो जाके किसी नॉन टारगेट इंट्रासेलुलर साइट के साथ बाइंड हो गया तो ये भी इसको रिड्यूस करेगा कि वो अपनी स्पेसिफिक साइट तक ना पहुंच पाए। जैसे मेटालोथायनिन की बात करें कि जब हैवी मेटल टॉक्सिसिटी होती है तो मेटालोथायनिन अपना रोल प्ले करती हैं। ये सिस्टेन रिच साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होती हैं और इनके साथ जो है वो मोस्टली जाके हैवी मेटल बाइंड होती हैं और इनको ये स्पेसिफिक टारगेट तक पहुंचने से प्रिवेंट करते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये टॉक्सिकेंट जाके है अपने टारगेट सेल या टिश्यू या मालिक्यूल के अलावा किसी और चीज़ के साथ बाइंड हो जाए जाके, तो फिर भी इनकी टारगेट मालिक्यूल तक जो पहुंचने की एबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और मेटालोथायोनिन अगर हैवी मेटल की बात की जाए तो इसको रोकने में एक अहम रोल प्ले करती हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल या सेल के उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। इंट्रासेलुलर टॉक्सिकेंट में बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस में गया उसको वापस सेल ने जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में भेज दिया। दिस अकर इन ब्रेन कैपिलरी, ये ब्रेन कैपिलरी के अंदर होता है। स्पेशली जो इनके सेल होते हैं इनके अंदर ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पी ग्लाइकोप्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जो सेल्स क्या करते हैं, ये पी ग्लाइकोप्रोटीन के जो सेल्स होते हैं ये जो टॉक्सिकेंट होता है इनको एक्सट्रूड केमिकल को ये सेल के बाहर एक्सपोर्ट कर देती हैं, सेल के बाहर दोबारा से भेज देती हैं। और ब्लड ब्रेन बैरियर के सेल इसमें जो है वो वेल अडेप्टेड है सेल को दोबारा से बाहर आउटसाइड द इन्वायरमेंट भेजने के लिए। एक्सक्रीशन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है? एक्सक्रीशन कैसे ये होगा टॉक्सिकेंट, और इसकी रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में दोबारा किस तरीके से रीअब्जॉर्ब हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ जीनोबायोटिक फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से इसका रिमूव होना, देर रिटर्न टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वापस चले जाना, यानी बॉडी से मुकम्मल तौर पर एरेडिकेट हो जाना है। एक्सक्रीशन इज अ फिजिकल मैकेनिज्म। एक्सक्रीशन जो है एक फिजिकल मैकेनिज्म है जिसमें यूरिन के जरिए, फीसिस के जरिए कोई भी टॉक्सिकेंट है इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है और इसको बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, एयर या वाटर के अंदर या जो भी जानवर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर उसके अपने हैबिटेट के लिहाज से। जबकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम मिक्स नहीं कर सकते एक्सक्रीशन के साथ। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक केमिकल मैकेनिज्म है जिसमें टॉक्सिकेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। द रूट एंड स्पीड ऑफ एक्सक्रीशन डिपेंड ऑन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द टॉक्सिकेंट। वो किस रूट के जरिए, वो किडनी के जरिए से एक्सक्रीट होगा
बाइल के जरिए वो इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट होगा। ये डिपेंड करता है उसकी फिजियोकेमिकल नेचर के ऊपर कि टॉक्सिकेंट की नेचर क्या है। द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी एंड लीवर। किडनी यूरिन के फॉर्म में इसको बॉडी से रेडिकेट करेगा, जबकि जो लीवर है ये इसको बाइल की शक्ल में रेडिकेट करेगा। रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन बेसिकली बॉडी में तब होती है जब जो नेफ्रोन होता है, नेफ्रीन का जो ट्यूबुलर पोर्शन होता है, इस टॉक्सिकेंट को दोबारा से बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर ले ड्यूरिंग देयर फिल्ट्रेशन, और इसको वापस रीअब्जॉर्ब करके दोबारा बॉडी फ्लूइड के अंदर शामिल कर दे। The ionization of weak organic acids such as the salicylic acid and phenylbarbital bases such as the amphetamine, parcosamide or quinocodone is strongly pH dependent in the physiological range. Reabsorption is affected by the pH of the tubular fluid. अब वो reabsorb कैसे होगा, मुख्तलिफ मालिक्यूल के एग्जाम्पल से उसको पाया गया कि उसकी आयोनाइजेशन कितनी है ऑर्गेनिक एसिड्स की, और उसकी पीएच के ऊपर स्पेशली ये डिपेंड करेगा। पीएच इसकी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर दिया। एसिडिफिकेशन फेवर द एक्सक्रीशन ऑफ द वीक ऑर्गेनिक बेसिस, अगर वहाँ पे एसिडिफिकेशन है, एसिडिक मीडियम में पीएच कम है, तो उसकी एक्सक्रीशन को फेवर किया जाएगा, जो वीक ऑर्गेनिक बेसिस है उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। अल्काइनेशन फेवर एलिमिनेशन ऑफ वीक ऑर्गेनिक एसिड, और वहाँ पे अगर अल्काइनेशन इन्वायरमेंट है तो वहाँ से वीक ऑर्गेनिक एसिड को रिमूव किया जाएगा। तो सिंपली डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। पीएच जो है वो मुख्तलिफ जो रेंज है ट्यूब की, स्पेशली नफ्यूल ट्यूब्यूल की, वहाँ पे पीएच जो है इसके ऊपर ये मालिक्यूल डिपेंड करेंगे। पीएच के लिहाज से इनऑर्गेनिक एसिड और बेसिस को रिमूव किया जा सकता है बॉडी के ऊपर, या इनको दोबारा से बॉडी में रीअब्सॉर्ब किया जा सकता है। टॉक्सिकेशन वर्सेस डिटॉक्सिफिकेशन। अब फाइनली इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो ये मालिक्यूल है ये बॉडी में कैसे टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, अगर बॉडी इसके अगेंस्ट डिफेंस करती है तो उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट टॉक्सिसिटी, जिसको क्रॉसिव टॉक्सिसिटी भी कहते हैं। टॉक्सिकेशन होती क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, जो मालिक्यूल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिवेट होगा और फाइनली वो मालिक्यूल को डैमेज और सेल को डैमेज करना शुरू करेगा। फर्स्ट स्टेप इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन टू हार्मफुल प्रोडक्ट। बाज का जो बॉडी जो है वो बायो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है, किसी भी टॉक्सिकेंट को जब लेस टॉक्सिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, उसके नतीजे में जो मेटाब्लाइट बनता है, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनती है बाज का, तो वो ज़्यादा हार्मफुल साबित हो जाती है। तो वो जो टॉक्सिकेंट है वो एक्टिव हो जाता है, तो वो बॉडी के अंदर अपना स्पेसिफिक इम्पैक्ट या टॉक्सिसिटी शो करेगा। मोस्ट ऑफन टॉक्सिकेशन मेक जीनोबायोटिक रिएक्टिव टुवर्ड द एंडोजीनियस मालिक्यूल। अगर ये वो जीनोबायोटिक रिएक्टिव हो गया तो वो एंडोजीनियस मालिक्यूल, जो डीएनए है, जो प्रोटीन है, एंजाइम है, इनको डैमेज करना शुरू कर देगा। Sometimes toxication may have physiochemical property to alter the microenvironment of the biological process. बाज़ ये जो टॉक्सिक मटेरियल होता है इसकी अगर फिजियोकेमिकल नेचर जो है वो सेल के लिहाज से फेवरेबल हो तो ये माइक्रो इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकता है उसके मालिक्यूल को, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड वगैरह जो है वो ई ग्लाइकोज से बनता है, और ये एसिडाइओसिस जो है वो यहाँ पे कर सकता है, तो सेल के ये इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर देगा। कोई chemical acquires structural feature and reactivity by biotransformation that allows some or more efficient interaction with specific receptor of enzyme। बाज़ का क्या होता है कि जैसे ही इसको मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बायो ट्रांसफर करके, तो ये सेल के साथ ज़्यादा एफिशिएंटली इंटरेक्ट करने की एबिलिटी रखता है उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ और उसके एंजाइम्स के साथ। इंक्रीज रिएक्टिविटी मे बी ड्यू टू द कन्वर्जन इनटू, अब उसकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है किसकी वजह से, पहली अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल क्या होती हैं, मालिक्यूल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, वो वाले मालिक्यूल जो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम मौजूद होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, विद अ पार्शियल और फुल पॉजिटिव चार्ज, जिनके ऊपर कम या फुल पॉजिटिव चार्ज होता है, डेट अलाउ इट टू रिएक्ट बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर विद द इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट इन न्यूक्लियोफाइल। अब सेल के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये इनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और सेल के जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं इनको ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ऑफन प्रोड्यूस बाय इंजर्शन ऑफ एन ऑक्सीजन एटम विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इट इज अटैच। ज़्यादातर ये ऑक्सीजन की अटैचमेंट से होता है। ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है और ये दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींचने की, इसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। दिस इज द केस व्हेन अल्डिहाइड कीटोन, एरीन ऑक्साइड, sulfoxide, nitroso compound, phosphonates and
असाइल हालाइड आर फाउंड। तो फिर अगर ये रिएक्शन होंगे तो फिर ये मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड जो है वो सेल के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे, जो अल्टीमेटली सेल को डैमेज करेंगे। इंक्रीज एक्टिविटी में बी ड्यू टू द कन्वर्जन इनटू फ्री रेडिकल। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब सेल के अंदर फ्री रेडिकल बनती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं, तो ये सेल को डैमेज करते हैं। अब फ्री रेडिकल कैसे बन सकते हैं? अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या हीमोलाइटिक फिशन से कूलड बॉन्ड अगर टूटता है तो उसके टूटने से भी जो है ये फ्री रेडिकल बन सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द सुपर ऑक्साइड एनायन रेडिकल बाय पैराक्वेट। अब ये पैराक्वेट जैसे जो मुख्तलिफ एनाइंस है, ये जब प्रोड्यूस होंगे तो ये सुपर ऑक्साइड एनाइन रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। इसी तरीके से डोक्सोरिबोसिन और नाइट्रोफ्यूरोनेट जो है ये बॉडी के अंदर सुपर ऑक्साइड एनाइन जनरेट करते हैं। Xenobiotics such as the paraquat, doxorubicin and nitrofurantoin can accept electron। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम रिडक्टेज, जो बॉडी के अंदर रिडक्टेज एंजाइम है इनसे, टू गिव अ रेडिकल। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो रेडिकल जनरेट होते हैं। दीज रेडिकल टिपिकली ट्रांसफर एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। फिर ये करते हैं, ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को डोनेट करते हैं, जिससे पावरफुल सुपर ऑक्साइड एनायन रेडिकल बनता है। इंक्रीज एक्टिविटी डू मे बी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गए। द अनकॉमनली मैकेनिज्म फॉर एक्टिवेटिंग टॉक्सिक एग्जांपल इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड फ्रॉम अमेग्डालिन। अमेग्डालिन से अगर साइनाइड जनरेट हो जाए जो कि एक्टिव पॉइजन है, विच इज कैटालाइज्ड बाय बैक्टीरियल बी ग्लूकोसाइडेज इन द गट। गट के अंदर बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है, जिसमें अमेग्डालिन को साइनाइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम अराइलोनाइट्रेट आफ्टर एक्सपेडिशन सच एज सब्सिक्वेंट ग्लूटोथायोनिन कॉन्जुगेशन। जब ग्लूटोथायोनिन कॉन्जुगेशन इसकी होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप, जिसमें जो ग्लूटोथायोनिन है इसको मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करवाया जाता है, इसको मॉलिक्यूल के साथ मिलाया जाता है। फ्रॉम जो सोडियम माइट्रोप्रोसाइड बाय थायोल इंड्यूस्ड डीकम्पोजिशन produce active reductants formation of the मैथोग्लोबिन ड्यूरिंग द नाइट्रेट फ्रॉम द नाइट्रेट बाय द बैक्टीरियल रिडक्शन इंटेस्टाइन। इसी तरीके से इंटेस्टाइन के अंदर जो नाइट्रेट वगैरह होते हैं, इनसे जो है वो मैथोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग नाइट्रेट वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से, ये भी सेल को डैमेज कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मेजर स्टेप आ गया डिटॉक्सिफिकेशन। बॉडी किस तरीके से डिफेंड करती है, बॉडी इन मॉलिक्यूल को किस तरीके से डिग्रेड करेगी। तो पहला इसमें बॉडी का डिफरेंस था बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या करती है कि बॉडी जो टॉक्सिक इंटर हुआ है बॉडी के अंदर, इसको क्या करती है कि किसी और मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखती है, जिसको बॉडी से इजीली इरेडिकेट किया जा सकता है। इसके दो स्टेप होते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन 1 एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन 1 का स्टेप है, इसमें आती है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक विद नो फंक्शनल ग्रुप। उन मॉलिक्यूल को जिनके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, जैसे कि बेंजीन, टोलुइन, और डिटॉक्सिफिकेटेड इनटू 2 फेजेस। फर्स्ट इसका जो मरला होता है, इसमें साइटोक्रोम P455 जो एंजाइम होता है ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है, और जो टॉक्सिकेंट है इसके ऊपर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करता है या कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड करता है, ताकि उसकी जो हाइड्रोफिलिक एबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, ताकि उसको सेल से इजीली इरेडिकेट किया जा सके। अगर वो लिपोफिलिक रहेगा तो सेल से वो जल्दी से नहीं इरेडिकेट होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया जाएगा तो उसकी एलिमिनेशन आसान हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप किया जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन 1 में, जिसमें साइटोक्रोम P455 एंजाइम को यूटिलाइज किया जाता है। Subsequently, an endogenous acid such as the glucuronic acid, sulfonic acid और amino acid is added to the functional group। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है कि हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करने के साथ साथ इसके अंदर फिर सेकेंड स्टेप में ग्लूकोरोनिक एसिड या सल्फोनिक एसिड या अमाइनो एसिड जो है वो ऐड किया जाता है, जिसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप 2 कहते हैं। इसको ऐड करने के बाद ये मजीद ज़्यादा हाइड्रोफिलिक हो जाता है और उसको ईजिली जो है वो बॉडी से इरेडिकेट किया जा सकता है, इसको एक्सक्रीट किया जा सकता है। Detoxification of nucleophile by conjugation at the nucleophilic functional group। हाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड और कंजुगेटेड बाय सल्फोनेशन। जो हाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड होते हैं इनको सल्फोनेशन या ग्लूकोरोनेटेशन की जाती है। इनको जो ग्लूकोरोनिक एसिड होता है इनके साथ मिलाया जाता है। जो थायोल होते हैं इनको मिथाइलेटेड किया जाता है, मिथाइल के साथ ऐड किया जाता है, या इनको भी ग्लूकोरोनेटेड किया जाता है। जो अमाइंस होते हैं और हाइड्रोजिन होते हैं इनकी एसिटाइलेशन की जाती है, एसिटाइल ग्रुप इनके साथ ऐड करके इनको बॉडी से इरेडिकेट किया जाता है। Detoxification of electrophile is by conjugation with the thiol nucleophile
ग्लूटोथायनिन जो इलेक्ट्रोफाइल की है, इसको कंजुगेशन किस तरीके से की जाती है, इसको कंबाइन किया जाता है किसी भी थायोल कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ, ग्लूटोथायनिन के साथ, इसको फिर बॉडी के एरेडिकेट किया जाता है इसको ज़्यादा हाइड्रोफिलिक बना के। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की डिटॉक्सिफिकेशन किस तरीके से की जाती है, स्पेशली अगर जो है वो बॉडी के अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो इसको जो है वो पर ऑक्साइड के अंदर पर ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से इसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सिंपली डिकम्पोज कर दिया जाता है। स्टेप टू, रिएक्शन ऑफ द अल्टीमेट टॉक्सिकेंट विद द टारगेट मालिक्यूल। इसमें ये देखेंगे जो स्पेसिफिक टारगेट जनरेट हुआ है, जो मालिक्यूल बना है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, वो सेल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है अगर वो बॉडी से रिमूव नहीं हुआ तो। दिस रिएक्शन लीड टू द इंजरी टू द टारगेट मालिक्यूल इटसेल्फ, से टारगेट मालिक्यूल खुद भी इंजर्ड हो सकता है, डैमेज हो सकता है, सेल ऑर्गेनेली डैमेज हो सकती हैं, सेल्स डैमेज हो सकते हैं, टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, और कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है, इवन द होल ऑर्गेनिज्म, और कुछ कंडीशन में पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म इससे जो है वो डैमेज हो सकता है। द रिएक्शन ऑफ द अल्टीमेट टॉक्सिकेंट विद द टारगेट मालिक्यूल इज इफेक्टेड बाय दो इसके करेक्टर हैं, करेक्टर ऑफ द टारगेट मालिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट कॉमन टारगेट आर मैक्रो मालिक्यूल, ज़्यादातर जो मैक्रो मालिक्यूल है ये इनको टारगेट करते हैं, इनको परफेक्ट करते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह को डैमेज करते हैं। टाइप टू, रिएक्शन बिटवीन द अल्टीमेट टॉक्सिकेंट एंड द टारगेट मालिक्यूल, बाज का ये टारगेट मालिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बाइंड द टारगेट मालिक्यूल, जो टारगेट मालिक्यूल है इसके साथ बाइंड होते हैं, वो एंजाइम भी हो सकता है, वो कोई मालिक्यूल भी हो सकता है। अल्टर इट्स हाइड्रोजन रिमूवल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसके हाइड्रोजन रिमूवल की एबिलिटी को ये डैमेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को डैमेज कर सकते हैं, और जो एंजाइमेटिक इसका एक्शन है इसको ये डैमेज कर सकते हैं, तो ओवरऑल उसकी एक्टिविटी को किसी भी तरीके से ये डैमेज करने की एबिलिटी रखते हैं। इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट ऑन द टारगेट मालिक्यूल, reaction of the ultimate toxicant with the endogenous molecule may cause dysfunction और destruction, उसको मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शन कर देगा, ये उसको डिस्ट्रक्शन कर देगा, उसको तबाह कर देगा, और वो अपना प्रॉपर जो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सेल 3, सेलुलर डिसफंक्शन एंड रिजल्टेंट टॉक्सिसिटीज, सेल डिसफंक्शन किस तरीके से होगी, द रिएक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट विद द टारगेट मॉलिक्यूल में रिजल्ट इन इम्पेयर्ड सेलुलर फंक्शन, अगर ये अपना इफेक्ट शो करेगा तो सेलुलर फंक्शन इम्पेयर हो जाएगा, वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। नॉर्मली ईच सेल हैज़ अ डिफाइंड प्रोग्राम, प्रोग्राम डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ द सेल, वो प्रोग्राम जो सेल की डेस्टिनी उसकी मंजिल को तय करते हैं। डैट इज वेदर द अंडरगो डिवीजन, यहाँ तो इसमें सेल को डिवीजन करवाई जाती है, डिफ्रेंशिएशन उसकी करवाई जाती है, यहाँ सेल को सुसाइड की तरफ भेज दिया जाता है, सेल जो है वो अपोप्टोसिस प्रोग्राम डेथ की तरफ चला जाता है अगर वो ज़्यादा डैमेज हो जाए। प्रोग्राम कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द डिफ्रेंशिएटेड सेल, ये प्रोग्राम होते हैं जो सेल डिफ्रेंशिएटेड सेल की एक्टिविटी, इनके मेटाबॉलिज्म और इनकी मुख्तलिफ एक्टिविटी को ये कंट्रोल करते हैं। डिटरमाइन वेदर दे secrete मोर और लेस ऑफ द सब्सटेंस, वेदर दे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ये डिटरमाइन करते हैं कि अगर वो सिक्रीटिंग सेल है, ग्लैंडुलर सेल है, तो वो कितने सब्सटेंस रिलीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने वाले सेल हैं तो वो कितने रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट होने वाले सेल हैं तो वो कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मटीरियल कर रहे हैं, इनको ये चेक और बैलेंस करते हैं। स्टेप 4, रिपेयर और डिसफंक्शन, स्टेप 4 में अगर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो सेल सिंपली जो है वो डेथ की तरफ चला जाएगा, या सेल जो है वो अगर कम टॉक्सिसिटी है तो सेल खुद को रिपेयर करने की कोशिश करेगा। मैनी टॉक्सिकेंट अल्टर मैक्रोमोलिक्यूल विच इफ नॉट रिपेयर्ड कॉज डैमेज, ज़्यादातर जो सेल होते हैं ये टॉक्सिकेंट से जो मैक्रोमोलिक्यूल डैमेज होते हैं इनको पहले रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, अगर जो डैमेज है वो हायर लेवल के ऊपर ज़्यादा हो ऑर्गेनिज्म के अंदर तो फिर सेल रिपेयर के बजाय डिसफंक्शन की तरफ चला जाता है, डेथ की तरफ चला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ट्राई टू रिपेयर द डैमेज इफेक्ट, ऑर्गेनिज्म उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है उस टॉक्सिकेंट से, उस मालिक्यूल को, सेल को या टिश्यू लेवल के ऊपर उसको रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। सो मालिक्यूलर रिपेयर, डैमेज मालिक्यूल में भी रिपेयर इन डिफरेंट वे, उसकी केमिकल इंट्रेशन की जाएगी ऑक्सीडेशन करके, जैसे कि प्रोटीन थायोज वगैरह, या उसके रिएक्शन को सिंपली रिवर्स किया जाएगा, हाइड्रोलाइटिक रिमूवल कर दी जाएगी उस डैमेज मालिक्यूल की, या नया मालिक्यूल जो है वो इंसर्ट किया जाएगा, या उसको रीसेंसिटाइज किया जाएगा डैमेज मालिक्यूल को। रिपेयर ऑफ डैमेज सेल इज नॉट वाइडली अप्लाइड स्ट्रेटजी इन ओवरकमिंग द सेलुलर इंजरी, सेलुलर इंजरी ज़्यादातर जो है वो इसको रिपेयर करना सेल के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, टिश्यू के लिए सेल्स को रिपेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है इन केसेस के अंदर। इन मोस्ट केसेस इंजर्ड सेल डाई, ज़्यादातर केसेस के अंदर जो ज़्यादा इंजर्ड सेल होते हैं इनकी डेथ हो जाती है। एन एक्सेप्शन इन नर्व सेल, नर्व सेल में ये नहीं होता क्योंकि नर्व सेल के अंदर मल्टीप्लाई होने की एबिलिटी नहीं होती मैच्योर न्यूरॉन के अंदर, तो इनके पास क्या होता है कि
एक्सोनल जो डैमेज होते हैं ये खुद को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर जो है वो इनमें नर्व सेल के अंदर रिकवरी हो जाती है। टिश्यू रिपेयर अकर्स इन टिश्यू विद सेल कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाई। उन टिश्यूज के अंदर मैक्सिमम रिकवरी हो जाती है जिनके अंदर डिवाइड होने का पोटेंशियल होता है, मल्टीप्लाई होने की कैपेसिटी होती है जिन टिश्यूज के अंदर। डैमेज इज रिवर्स थ्रू द रीजनरेशन ऑफ द टिश्यू और प्रोलाइफिकेशन। अगर जो सेल है या जो टिश्यू है उसके सेल्स अगर ज़्यादा डैमेज हो गए हैं और वो ऑर्गन के सेल खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इजीली उस डैमेज को रिपेयर किया जा सकता है। जैसे लीवर की टॉक्सिसिटी को मोस्टली रिपेयर किया जा सकता है क्योंकि लीवर के अंदर जो सेल होते हैं इनके अंदर बड़ा एक्सीलेंट पोटेंशियल होता है खुद को डिवाइड करने का, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। द डैमेज सेल आर एलिमिनेटेड बाय द एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। फिर जो डैमेज और टॉक्सिकेटेड सेल होते हैं इनको एपोप्टोसिस करके या नेक्रोसिस के जरिए किल कर दिया जाता है और जो नए सेल हैं उनको फिर न्यू से जो है वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके डिवीजन करके इनको दोबारा से बना लिया जाता है, जो टिश्यू वो रीजनरेट कर जाता है। डिसरिपेयर फेलर ऑफ द रिपेयर। अगर सेल खुद को रिपेयर नहीं कर पाता मे अकर ड्यू टू द वेरियस रीजन। सेल खुद को रिपेयर नहीं कर पाता उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं। रेट ऑफ डैमेज इज मोर देन अ रिपेयर। सेल खुद को जितना रिपेयर कर रहा है डैमेज रेट उससे ज़्यादा हो रहा है, यानी सेल डैमेज ज़्यादा हो रहे हैं रिपेयर कम हो रहे हैं। एग्जॉस्शन ऑफ द रिपेयर मैकेनिज्म। रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और सेल के जो रिपेयर मैकेनिज्म है इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, वो ज़्यादा एंजाइम और फैक्टर्स को इफेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा उनको डैमेज कर रहे हैं। इंजरी ऑफ द रिपेयर प्रोसेस। जो रिपेयर का प्रोसेस है ये मुकम्मल तौर पर डैमेज या ब्लॉक हो जाए, जैसे माइटोसिस जो सर्वाइवल है सेल के लिए की रोल प्ले करता है, अगर यही ब्लॉक हो जाए तो फिर सेल खुद को या टिश्यू खुद को रिस्टोर नहीं कर पाएगा। थैंक यू सो मच।